हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी केमिकल साइंस पर। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो, भविष्य में आप जो भी प्रयास करें वो सारे प्रयास आपके सफल हों और आपके एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे हों। जो भी आप देना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके साथ में हम अपनी बात को शुरू करें बिना किसी देर के। ठीक है, हमने डिस्कस करा था बीबीटी को। हमने ये समझा था कि बीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसको समझा जाता है, इस बात पर हमने चर्चा कर ली थी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। और इसमें हमने बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ है, वो हम आज समझेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हमने ये कहा था, हमने ये बात करी थी कि कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है क्या करता है, कुछ रिक्त उपकोष प्रोवाइड कराता है। किसको? लिगेंड को। कौन कौन से? N-1D, NS, NP और ND। N-1D, NS, NP और ND। इस तरह से रिक्त डी उपकोष प्रोवाइड कराएगा। डी उपकोष और PS जो भी जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि लोन पेयर डोनेट हो सकें। मतलब जगह होगी तभी तो लोन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड, है कि नहीं? तभी तो संबंध स्थापित होगा। तो सबसे पहली बात ये हमने करी थी। फिर हमने बताया कि लिगेंड जो होते हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डोनेट करने के लिए, नहीं तो वो लिगेंड होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो लिगेंड में हमने कहा था कि दो प्रकार के लिगेंड हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरे वीक फील्ड लिगेंड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, जनरली कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑल लिगेंड्स, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये भी बात आपकी समझ में आ गई थी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है। क्या करा देता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा देता है। ये भी बात हमने कर ली थी। अब जो यहां पर हमने कहा था कि N-1D, NS और NP और ND, इस तरह से ये रिक्त उपकोष प्रोवाइड कराएगा कौन? सेंट्रल मेटल एटम, जिससे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेंगे, डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे और संबंध स्थापित हो जाएगा लिगेंड और मेटल का, है कि नहीं? तो अगर N-1D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमने कहा ये क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं? ये बात आपकी समझ में बिल्कुल आ जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि नहीं कि अगर ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट करेगा N-1D हाइब्रिडाइजेशन में, तो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ना करे, ये वाला करे, ये वाला पार्टिसिपेट करे, तो क्या होगा? तो उसे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो बीबीटी है, इसके माध्यम से किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की पूरी जानकारी हमको मिल जाएगी। क्या होगा? इस बीबीटी के माध्यम से हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी? अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके पहले आप लोग ये लिख लीजिए, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है? और इसमें क्या करना है, जैसे यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, हम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहां पर एक टेबल बना देते हैं। आप लोग वैलेंसी में पढ़ चुके हो 11th में, हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप कैसा है। दो चीज़ें,
किस हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है, क्या आकृति होती है। तो सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, तो लीनियर, कैसी इसकी होती है, लीनियर शेप होती है। लीनियर में हम क्या बना सकते हैं कि ये मेटल है और इधर लिगेंड लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। दूसरा sp2 में ट्राइगोनल, sp3 में टेट्राहेड्रल, ऐसे sp2 में क्या बनेगा, ट्राइगोनल, और इसमें ये बीच में मेटल रहेगा और इसके इस तरफ लिगेंड रहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट होंगे और इस तरह से जो जियोमेट्री बनेगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर, तो टेट्राहेड्रल, इसकी जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, बीच में मेटल रहेगा और ये इस तरह से लिगेंड, इस तरह से लिगेंड और इस तरह से लिगेंड, ठीक, ऐसे लिगेंड जुड़े रहेंगे। क्या हो जाएगा, ये कैसी जियोमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक। ये लिगेंड जुड़ा हुआ है ऐसे, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद DSP2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, DSP2। इसका संकरण कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगा, सॉरी, इस संकरण का जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर की कैसे होगी, बीच में मेटल है, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर और एक लिगेंड इधर, ये इससे क्या करेगा, जुड़ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और इस तरह से स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री यहाँ पर निकल करके आएगी। तो इसको आप देख लीजिए, DSP2, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक। इसको हटा देते हैं। इसके बाद DSP3 क्या हो जाएगा, DSP3, इसमें जो जियोमेट्री होगी, अगर D में DZ स्क्वायर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसा, DZ स्क्वायर, तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक, इसकी स्ट्रक्चर होगी। और यदि DSP3 प्रकार का है लेकिन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका होगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे करके, एग्जाम्पल करेंगे, तो हमें सारी बात समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ हमको ये समझ लेना है कि कौन से संकरण का यानी कौन से हाइब्रिडाइजेशन का क्या शेप होता है, किस हाइब्रिडाइजेशन का क्या शेप होता है, सिर्फ हमको यही याद रखना है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, है कि नहीं। D2SP3 ये और SP3D2, कुछ भी ऐसे कर लो। इसमें दोनों में ये DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होते हैं। इसकी जो आकृति है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की, अच्छा इसके शेप नहीं बनाए हैं, बना लेते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का क्या होगा, बीच में मेटल, यहाँ पर ट्राइगोनल बनेगा, ऐसे एक लिगेंड ऐसे जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है, तो ये ट्राइगोनल जियोमेट्री दे रहा है। और एक लिगेंड ऊपर जुड़ेगा, एक लिगेंड नीचे जुड़ेगा, तो ये जो जियोमेट्री होगी ये वाली कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा कि ये मेटल है, ये इस तरह से, ये चार लिगेंड, इसको स्क्वायर प्लेनर और प्लस ये पिरामिडल वाली संरचना आ जाती है, एक लिगेंड ऊपर जोड़ देते हैं बस। ऑक्टाहेड्रल में बीच में मेटल, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। तो आई होप कि आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो हम उसकी
क्या सेफ है, ये हम तुरंत टेबल में अपने माइंड में तुरंत ही देख लेंगे कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन में क्या सेफ है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में क्या सेफ है। एक बार हम फिर से रिवाइज करे दे रहे हैं। आप लोगों ने लिखा है, ये आप लिख लीजिए, हट जाते हैं। आप लोगों ने लिख लिया है sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल, sp3 में टेट्राहेड्रल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर, dsp3 दो प्रकार से, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो dz स्क्वायर है उसमें कैसा है, dz स्क्वायर में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। sp3d2 या d2sp3 कुछ भी हो, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये इसकी ज्योमेट्री। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से में कौन सी ज्योमेट्री, बस, और कुछ नहीं। फिर अब हम आगे चलते हैं, इसमें आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हमको करना है। क्वेश्चन यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न का जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या होगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत लिखने के लिए आएगा कि पूरी बातें बताओ जो संयोजकता आबंध सिद्धांत मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो बातें हैं क्या है ये सिद्धांत, ये आपको बताना है और उदाहरण देकर समझाना होगा। बस इतना सारा क्वेश्चन होगा आपके पास। क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। अगर 2 नंबर में आया तो ऐसे बताया जा सकता है कि कोई एग्जाम्पल दे दिया गया और कहा जाएगा कि इस यौगिक को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से समझाइए, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन इसी तरह से ही आएगा बोर्ड में, बाकी और ज़्यादा आपको नहीं देखना है। और इतना अगर देख लोगे तो आप इससे लेवल अगर ऊपर आपका जा रहा है, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तब भी बीबीटी वहाँ पर आपके काम आ जाएगी। मतलब इतना पढ़ करके जितना हम आपको बता रहे हैं, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इतने से आपका सब कुछ आ जाएगा। अगर आप यहाँ बोर्ड कर रहे हो तो भी, और अगर इससे आगे जा रहे हो तो भी आपका ये काम करेगा वहीं पर, वहाँ पर भी। चलो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। NiCN4 और इसका होल 2- ये। अब यहाँ पर भैया सभी लोग ये बताएंगे कि इसकी पीबी यानी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सबसे पहले ये बताना है। फिर इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी बताना है कितनी है। ये दोनों वैलेंसी हमने वर्नर थ्योरी में निकालना सीखा था, नहीं सीखा था? बिल्कुल सीखा था। अगर जिनको नहीं आता है वो हमारा पिछला वीडियो वर्नर थ्योरी वाला जा करके देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको पीबी और एसबी में क्या करना है। फिर से बता देते हैं, जो पीबी है वो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, कितनी आएगी, +2, यानी 2 जो इसकी है वो पीबी है, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कितने लिगेंड हैं, 4, एक दंती है कि 2 दंती, त्रिदंती, क्या है, मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट में एक ही डोनर एटम होता है, या एक और एक, यहाँ पर एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 लिगेंड है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसलिए इसकी 4 हो जाएगी, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, निकिल का क्या करते हैं, इधर हम कर लेते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। एटॉमिक नंबर करो, आर्गन तक सेम रहेगा, इसके बाद 3d8 और 4s2 हो जाएगा। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 3d और 4s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, तो 4s में भरे जाते हैं। किस में भरे जाएंगे, 4s में, 3d में बाद में। और पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की अगर बात आएगी तो भी 4s से पहले निकाले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कर लें निकिल 20, अगर ये 2+ की स्टेट में है यहाँ ना, स्टेट में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। 2+ क्या बता रहा है कि निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 28 से 26 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 और 4s 0, 3d8 और 4s 0। अब इसके पास 4s तो है, लेकिन साथ में 4p0 भी तो है।
4p भी तो है, वैकेंट के रूप में है, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, लेकिन है तो खाली है, काम पड़ेगा, ज़रूरत पड़ सकती है। चलो तो अब इसका हम बना लेते हैं। ये है 3D, डी में कितने खाने बनेंगे? 5, क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5, 3D। और ये है 4s, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है 4p, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3D में है। हुंड के नियम से भर दो। कितने हो गए? 5, भरने कितने हैं? 8, 6 7 और 8, हमने भर दिया ऐसे। हमने क्या किया? पहले हमने जो रियल में होता है इसका, उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, फिर हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, और फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। फिर हमने वैलेंस सेल को निकाल के बाहर कर दिया। वैलेंस सेल में 4s में तो 0 हो गया, हमको दिख रहा है, लेकिन इसके पास 4p 4d भी है, n-1d, np, ns, np और nd, इस तरह से ना, n-1d, ns, np और nd। nd का मतलब 4d भी तो है, लेकिन 4d की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ 4p तक बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक ज़रूरत पड़ सकती है, हाँ पड़ेगी ज़रूरत। अब चलो क्या है, क्या करना है? अब इसमें हमको ये देखना है कि हम जो लिगेंड यहाँ पर जोड़ेंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनेटिंग जितने भी लिगेंड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, बाकी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अमोनिया और जो जल है वो दोनों तरह काम करता है, ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी काम करेगा और वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर साइनाइड है, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चूंकि जो Cn- है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बात को समझते जाना। तो ये क्या करेगा? तो यह पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉनों की। क्या करा देगा? पेयरिंग करा देता है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये वाला कैसे हो जाएगा? पेयरिंग कैसे होगी? इस तरह से, ये है 3D, ये है 4s और ये है 4p। 3D, 4s और 4p। पेयरिंग कैसे होगी? ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें आ जाएगा, तो ये तो पेयरिंग हुंड के नियम के विपरीत हो गई। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम हुंड के नियम से, पहले एक एक भरेंगे, फिर दोबारा में पेयरिंग करेंगे, लेकिन ये वाली पेयरिंग क्या हो जाएगी? हुंड के नियम के अगेंस्ट होगी। जो ये करा रहा है, कौन करा रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, हमने एरो बना दिया, तो ये आ गया, ये वाला वैकेंट हो गया। अब हमको कितने जोड़ने हैं? हमारी जितनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी उतने ही हमको यहाँ पर डिब्बे चाहिए। तो कितनी है? 4, तो 4 डिब्बे चाहिए। तो एक ये वाला खाली मिल गया, एक ये वाला 2 और ये 2, 4। तो हमको बस यहीं तक ही काम हमारा चल गया। अगर इतने से ना होता काम और ज़रूरत पड़ती तो हम 4D भी बना लेते, लेकिन 4D की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं हमको 4 खाने चाहिए, तो 1 2 3 और 4, यानी यहाँ से शुरू होगा, और ये 1D 1S और 2P के जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में मिक्सिंग करेंगे और मिक्स करके नया संकरित कक्षक बना लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला तो उनके साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर कितने? ऐसे, इस तरह से। और 1 2 3 4, तो ये कैसा है? DsP2, कैसा है ये? DsP2। क्यों कैसा है ये? DsP2। और जब DsP2 होगा तो इसका जो संकरण होगा वो कैसा होगा? क्यों भाई? DsP2 का संकरण क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर आकृति। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, वो निकल के आया DsP2। और DsP2 की जो शेप है, आकृति, वो कैसी है? DsP2 का अभी हमने टेबल में बनाया था,
कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। अब इसका आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना दो कि निकल को बीच में कर दो और इधर Cn, इधर Cn, इधर Cn और इधर Cn। ये लिगेंड मेटल को दे रहा है लोन पेयर, तो ये एरो बना दो, ठीक, ये और कितने यहाँ पर होल 2 ऐसे। तो ये स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री हमको प्राप्त हो रही है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा आया, DsP2 आया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे कि ये आउटर इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हमने कहा था, हमने बात करी थी, हमको पता है कि अगर अंदर वाला D भाग ले रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो वो इनर ऑर्बिटल, अंदर वाला इनर और बाहर वाला है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें अंदर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यह एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगला इसमें क्या कर सकते हैं, इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, है कि नहीं। IUPAC नाम तो हमने लिखना सीखा ही है। क्या होगा IUPAC नाम, टेट्रा साइनेटो, टेट्रा साइनेटो और निकलेट, टेट्रा साइनेटो निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो रोमन में 2 और आयन के रूप में है तो आयन, टेट्रा साइनोनिकलेट सेकेंड आयन। अब इसमें ये देखेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। क्यों भैया, ये भी बात तो है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय होगा या कोई भी पदार्थ हो, अगर वो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक, ठीक। तो वो डायामैग्नेटिक कब होगा और पैरामैग्नेटिक कब होगा, हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा अपने जीवन में। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है, तो इसका मतलब कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा। मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसमें हम चेक कर लें कि कोई, देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने छोड़ दिया, इसको बना लो CN4, CN4 यहाँ डोनेट कर रहा है, सॉरी ये CN4 यहाँ डोनेट कर रहा है ना, ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख रहे हैं सब पेयर्ड हैं, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। दूसरा हम इसको म्यू से भी निकाल सकते हैं, म्यू बराबर n+2 Bm। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, म्यू क्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण है, और ये बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है Bm। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो म्यू 0 आएगा। तो जब कभी म्यू 0 आए तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा। और अगर म्यू 0 ना आए, कुछ भी आए, 0 ना आए, अगर म्यू 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक। अगर म्यू 0 आता है तो डायमैग्नेटिक, और म्यू 0 नहीं आता है, कुछ भी आए लेकिन 0 ना आए, 0 के बराबर ना हो, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आई। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन, डायामैग्नेटिक है, म्यू का मान 0 है, प्राइमरी वैलेंसी 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, शेप इसकी कैसी है, स्क्वायर प्लेनर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको आज पता चली है कि नहीं। इस वाले कंपाउंड को हम BBT के माध्यम से, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई हमको, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसका अच्छे से, और इतना आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में आएगा, अगर 2 एग्जाम्पल या कह दिया जाए कि ये बताओ NiCN4 अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो आप ये करके बताओगे ना। या ये पूछ लिया जाए कि इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से स्ट्रक्चर समझाइए, तो फिर समझाओगे।
आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके पास एक टेबल है जिसमें ये पत्ता आपको लिखा हुआ है, आपने याद कर लिया है कि किस हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन आए उसका शेप आप तुरंत बता दोगे बहुत ही आसानी से, है कि नहीं। तो चलिए इसको हटा देते हैं और एक एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक, हटा दें इसको। आप सिस्टेमेटिक ढंग से चलोगे तो आप कर लोगे, है कि नहीं। और सिस्टेमेटिक ढंग से आपको चलना ही पड़ेगा। इस वाली बात को याद रखना भैया सब लोग। प्रतिचुंबकीय होगा तो, और अनुचुंबकीय होगा कब। अनुचुंबकीय तभी होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, COF6 का होल 3- COF6 का होल 3-। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी कितनी, जितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेकेंडरी वैलेंसी कितने लिगेंड, 6। एक लिगेंड एक दंती है तो एक बॉन्ड बनाएगा, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। तो 6 हैं तो 6 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब यहाँ 6 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी हमको हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, है कि नहीं। चलो, अगर कोबाल्ट की कितना होता है, 27। निकल से थोड़ा पहले होता है एक स्टेप, तो आर्गन तक तो सेम रहेगा। और यहाँ 3d7 और 4s2, 3d7। ठीक, ये वाला। और अगर CO3+ में है तो ये 27 से 24 घट जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने कम कर दिए अपने, है कि नहीं। क्यों, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देगा। ये ऑक्सीडाइज स्टेट है इसकी। ठीक, 24 हो जाएगा 27 से, तो आर्गन तक तो वही रहेगा 18। और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पहले S से निकलेंगे, तो 2 निकल गए S से, तो एक और निकलना है ना, 3 निकलेंगे टोटल, 3+ में है तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो यहाँ 1 निकलेगा 6, यहाँ दोनों निकल जाएंगे 0। 4p भी बना लो, वैकेंट होता है साथ में। अब बनाओ 4, ये 3d है और ये 4s और ये 4p, ऐसे। ठीक, क्यों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम 6 बना देंगे, एक हुंड के नियम से, 2 3 4 5 और 6। ठीक, हाँ बना दिया। अब देखो यहाँ पर जो F है, F- के रूप में, यह एक वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगा। क्या नहीं कराएगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगा। ठीक, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा नहीं, तो क्या करेगा, तो ये यहाँ से ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ये आगे वाले जो डिब्बे हैं यानी आगे वाले ऑर्बिटल ले लिए जाएंगे। तो बस यहाँ पर क्या लिया जाएगा, कितने, 6 जोड़ने हैं ना, तो 6 जोड़ने के लिए हमको D लेना पड़ेगा, ऐसे अगला वाला भी, क्योंकि यहाँ 3 मिल रहे हैं ना, 3 और 1 4 मिल रहे हैं, तो आगे वाला 4D भी हमको लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 1 ये, 3 ये, 4 4 2 6, यानी यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और ये यहाँ तक, यानी 1s 3p और 2 3d, 1s 3p और 2d, सॉरी। तो यहाँ पर इस तरह से ये 3d ऐसे पूरा रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करा पा रहा है, ये पेयरिंग नहीं करा पा रहा है। और ऐसे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, क्या होगा, sp3d2, sp3 और d2, ये वाला आएगा। और यहाँ 6 F- आएंगे और अपना लोन पेयर दे देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब ये यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सा है, तो sp3 और d2, s का 1, p के 3 और d के 2, तो sp3 d2।
शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और इसको ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 6F जोड़ो इससे, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और एक F ऊपर से जोड़ो, एक F इधर से, तो इसका शेप ऑक्टाहेड्रल इस तरह से बन के आएगा। ठीक, ये, और इस पर कितना माइनस है, 3 माइनस। ठीक, CO यहाँ +3 के स्टेट में। अब ये बताओ कि इसमें अनुचुंबकीय वो होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो हैं कि नहीं, ये सब दोनों पेयर्ड हैं, इसमें ये तीनों अनपेयर्ड हैं। क्या है, नहीं 3 नहीं, ये भी अनपेयर्ड है, सॉरी, ये देखो बन गया। अब ये सारे पेयर्ड हैं, लेकिन यहाँ 1 2 3 4, तो जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये डाईमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो म्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। म्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो पैरामैग्नेटिक, म्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो म्यू 0 हो ही नहीं सकता। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तभी म्यू 0 होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 भी है तो भी वो 0 नहीं होगा। तो ये, अब ये बताओ इसमें अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है कि बाहर वाला। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, वैसे ये वाला बाहर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अंदर वाला कर रहा था, तो अंदर वाला कर रहा था तो हमने उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखा था। इसमें बाहर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये चीज। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं। IUPAC नेम इसका हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो, और कोबाल्टेट, कोबाल्टेट और थर्ड आयन से, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो हमने समझ लिया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल करोगे, जैसे हम आपको यहाँ पर होमवर्क दे देते हैं, NiCO4 को आप करके देखोगे, NiCO4 FeCN6 का होल 4-, ये 2 एग्जाम्पल होमवर्क हैं आपके लिए। ठीक, नहीं तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे, NiCO4 और FeCN6 का। बस आप इतने पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको BBT क्या है, उसकी क्या पॉस्टुलेट्स हैं, इसके पहले वीडियो में हमने पॉस्टुलेट्स का डिस्कशन किया, आज हमने एग्जाम्पल का डिस्कशन किया। तो इस तरह से हमने पूरी BBT आपके लिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना हमने ख़त्म कर लिया। यहाँ से आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हमने BBT ख़त्म करी। अगली हमारी इसमें CFT बचा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वो अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो ठीक है, इसको देखिए, समझिए और अच्छे से पढ़िए, अपना एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करिए, और नए साल आपके लिए अच्छी बातों को लेकर आए, आपके साथ बहुत अच्छा हो। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।